नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ रितु तोमर। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। देहरादून से खबर है जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने युवा उद्यमियों के साथ संवाद किया है। उत्तराखंड में उद्यमिता विकास को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये संवाद किया। राज्य में विभिन्न सेक्टर में स्वरोजगार को बढ़ावा देने की सरकार की ये कोशिश, पर्यटन सहित सर्विस सेक्टर और उत्पाद सेक्टर को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा की। राज्य में ग्रोथ सेंटर और 13 डिस्ट्रिक्ट, 13 न्यू डेस्टिनेशन महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर बात की गई। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने युवा उद्यमियों के साथ संवाद किया। उत्तराखंड के लोगों की जो मानसिकता है वो नौकरी पाने की हो गई। इससे बाहर निकलने की जरूरत है। जिस दिन हम इससे बाहर निकल गए तो तमाम जो संभावनाएं उत्तराखंड में भरी पड़ी हैं उनका वो हमको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए पर्याप्त है। जैसा कि आप लोगों ने किया। मुझे तो क्या नाम, प्रीति भंडारी, मुझे प्रीति आपने बहुत ही मुझे लगा कि आपने 500 रुपए से शुरू करके आज आप कितनी खुश हैं और कितना आपके अंदर विश्वास पैदा हुआ है। एक उदाहरण है आप। वास्तव में तिलू रौतेली अवार्ड आपको मिला है तो बिल्कुल मैं समझता हूं कि सही व्यक्ति का चयन किया गया है, सही महिला का चयन किया गया है कि जो उनको तिलू रौतेली अवार्ड दिया गया है। यहां पर जो सोलर स्वरोजगार योजना है, अब हमने देखा कि पहाड़ों में 90% खेत हमारे, उनमें सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। मैदानी क्षेत्र में 90% से ज्यादा पर हम पानी दे पा रहे हैं। पहाड़ों में हम 10% को भी पानी नहीं दे पा रहे हैं और ये खेत बंजर हो गए। आप कभी कल्पना करिए, कभी सोचिए इस विषय पर कि इतने बड़े खड़े पहाड़ काट करके हमारे पुरखों ने खेत बनाए, कैसे बनाए होंगे। कल्पना करिए। मैं जब एक बार हेलीकॉप्टर से जा रहा था, मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री मेरे साथ थे, 2-3 लोग मेरे साथ में थे, तो मैंने उनसे जिक्र छेड़ दिया। मैंने कहा हम नीचे देख रहे हैं पहाड़ की तलहटी से लेकर चोटी तक हमारे पुरखों ने खेत बनाए। उन्होंने खेत बनाए कैसे होंगे? उस समय ना मशीनें थी, केवल हाथों से बनाया उन्होंने। न सड़कें थी, न हथियार ऐसे हमारे पास थे। और फिर जब उन्होंने ये खेत बनाएंगे उस समय उन्होंने खाना क्या खाया होगा? क्या खाया होगा उन्होंने? कहां से खाया होगा? उस समय पंजाब से गेहूं नहीं आता था, हरियाणा से धान नहीं आता था, चावल नहीं आता था। उन्होंने क्या खाया होगा और कितनी मेहनत से उन्होंने खेत बनाए और आज वो खेत बंजर हो गए हैं। हमने कहा कि चलिए हम उस पर फार्मिंग नहीं कर सकते, सोलर फार्मिंग कर सकते हैं। तो हम सोलर फार्मिंग का कंसेप्ट लाए। उसमें लगभग 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये पहाड़ों में गया। वो सीधा 100% वो केवल पहाड़ के लिए ही था और 100% और 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये पहाड़ों के लिए गया। सोलर स्वरोजगार योजना, ये सोलर स्वरोजगार योजना भी ये तो हम ये कह सकते हैं कि कोविड की देन है कि हमारे लोग लगभग 3.5 लाख लोग हमारे अपने घरों की ओर वापस आए हैं। 3.5 लाख लोग, उसमें कुछ विद्यार्थी भी हैं, कुछ छोटे बच्चे भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं और कुछ युवा हैं। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। तो अनलॉक 5 में त्योहारी आयोजनों को मंजूरी दे दी गई है। रामलीला, दुर्गा पूजा, नवरात्रि, दशहरा, ईद, क्रिसमस जैसे पर्व के अब आयोजन होंगे। शासन ने एसओपी जारी करते हुए 200 लोगों की निर्धारित सीमा के साथ आपको बता दें कि परमिशन दे दी है। मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार के आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा। बड़े आयोजनों में एम्बुलेंस की व्यवस्था भी रखनी पड़ेगी। 65 साल से अधिक के बुजुर्ग, 10 साल से छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाओं को घर में रहने की सलाह दी गई है। सभी आयोजनों के लिए प्रशासन की रेख देख के लिए करना होगा सूचित। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस हिसाब से अब त्योहारों का सीजन आ रहा है, त्योहार आ रहे हैं, अनलॉक 5 की गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। तो त्योहारों को लेकर भी एसओपी जारी कर दी गई है, यानी कि त्योहारों
के लिए जो आयोजन होते हैं उनको मंजूरी दे दी गई है। रामलीला, दुर्गा पूजा, नवरात्रि, दशहरा, ईद, क्रिसमस जैसे पर्व अब इनका आयोजन हो सकता है। शासन ने एसओपी जारी करते हुए 200 लोगों की निर्धारित सीमा तय की है और मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार के आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा, यानी कि कंटेनमेंट जोन में इस तरह का कोई भी आयोजन नहीं हो सकेगा। और बड़े आयोजनों में एम्बुलेंस की व्यवस्था भी रखनी पड़ेगी। 65 साल से अधिक के जो बुजुर्ग हैं और 10 साल से जो छोटे बच्चे हैं वो शामिल नहीं हो पाएंगे और गर्भवती महिला को भी घर में रहने की ही सलाह दी गई है। तो सभी आयोजनों के लिए प्रशासन की देखरेख के लिए सूचित भी करना होगा। तो ये वो बातें थी जिनका समावेश एसओपी में है और इन्हीं गाइडलाइंस के साथ इन आयोजनों को मंजूरी दी गई है। रेजिडेंट एडिटर फ़हीम तना हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। फ़हीम, अनलॉक 5 में त्योहारी आयोजनों को मंजूरी दे दी गई है, इसके लिए एसओपी भी जारी की गई है, तो किस तरह की गाइडलाइंस हैं इन आयोजनों के लिए? देखिए ऋतु, आयोजनों को लेकर के जो मुख्यतः एसओपी में गाइडलाइन है, पहले भी जिस तरीके से अलग अलग जो अनलॉक में छूट मिली है, राहतें मिली हैं एक्टिविटीज को लेकर के, तो उनमें अगर मुख्य तौर पर हम देखते हैं तो वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन ये महत्वपूर्ण है। और एक है स्क्रीनिंग, थर्मल स्क्रीनिंग, जो भी लोग शामिल होते हैं आयोजनों में। तो अब क्योंकि त्योहारी सीजन है और अब इस तरीके से कोरोना काल में मार्च के बाद से लगातार बाजार में मंदी रही, लोगों के कारोबार उस तरीके से नहीं हो पाए, तो अब क्योंकि फेस्टिव सीजन में थोड़ी सी ये उम्मीद है कि बाजार में थोड़ी रौनक लौटे, लोगों का काम थोड़ा बढ़े और दूसरा ये कि जो आम आदमी की जो जरूरत का जो है, जो शॉपिंग जरूरत की है बाजार की, वो भी थोड़ी थोड़ी हो। तो लिहाजा इसको देखते हुए और क्योंकि धार्मिक आयोजन कई होने हैं पूरे फेस्टिव सीजन में, नवरात्र, उसके बाद दशहरे का पर्व है, फिर दिवाली है, तो ये देखते हुए राहत दी गई हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण, जैसा कि मैंने कहा कि बाजार में लोग इकट्ठा होंगे, दुकानों पर, शॉप में लोग इकट्ठा होंगे, तो जहाँ जहाँ ऐसी संभावना है उसको ध्यान रखना है। और दूसरा मुख्य तौर पर जो धार्मिक आयोजन होने हैं, उन आयोजनों में आयोजकों की बड़ी जिम्मेदारी होगी कि उन सारी एसओपी का ध्यान रखें और कोरोना का संक्रमण से बचाव के लिए जो भी सावधानियां बरतनी हैं, जो भी नियम में हैं, उन सब का पालन किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण है और ये आयोजकों की एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। फ़हीम, आपसे जानना चाहेंगे कि सभी आयोजनों के लिए प्रशासन की देखरेख के लिए सूचित करना होगा, यानी कि प्रशासन की जानकारी में सभी आयोजन होने चाहिए? बिल्कुल, देखिए एसओपी में साफ कह दिया गया है कि प्रशासन को बताना होगा कि आपके यहाँ को क्या आयोजन है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो धार्मिक आयोजन होते हैं मुख्य तौर पर उसमें काफी लोग जुटते हैं। एक दिन का भी कोई कार्यक्रम होते हैं, कई बार एक दिन से ज्यादा दिन के भी कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें काफी लोग जुटते हैं। तो ऐसे में एक सुरक्षा की नजरिए से परमिशन लेनी ही होती है, पहले से ही है। और दूसरा, चूंकि कोरोना काल है तो लिहाजा ये तमाम व्यवस्थाएं भी देखनी चाहिए, प्रशासन की नजर में रहे, इसलिए भी ये इसकी परमिशन लेनी आवश्यक हो जाएगी। तो लिहाजा इसमें कहीं लापरवाही नहीं होनी है। प्रशासन ने बहुत साफ तौर पर इस बात को कह दिया है कि वो सब नजर में रहना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर उसी तरीके से एक्शन लिया जा सके। ठीक फ़हीम, और जिस तरीके से 65 साल से जो ज्यादा के बुजुर्ग हैं, 10 साल से छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, इनको शामिल ना होने की सलाह दी गई है, तो ये शामिल होने की सिर्फ सलाह दी गई है या फिर बिल्कुल पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है कि इनको शामिल ही नहीं होना है? देखिए, इसमें इसको सलाह के तौर पे है, हालांकि ये प्रतिबंधित है एक तरीके से अगर व्यवहार रूप में इसको माने, लेकिन प्रशासन ने इसमें भाषा में अपनी शब्दावली में सलाह का इस्तेमाल किया है। उसके पीछे कारण ये है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो लोग घर से, जो बुजुर्ग लोग हैं वो निकलते भी हैं, कई बार बच्चों को भी बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन एहतियात ये बरतें कि ना निकले, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा संवेदनशीलता छोटे बच्चों के साथ है, बुजुर्गों के साथ है, और दूसरा धात्री महिला या गर्भवती महिलाएं जो होती हैं इनके साथ होती है। तो लिहाजा इसमें एहतियात बरतें। शासन ने अपनी तरफ से चेतावनी स्वरूप ये कह दिया है कि लोग ना निकलें, भीड़ में ना जाएं, जिन जो संवेदनशील है तो ज्यादा अच्छा है। ठीक फ़हीम, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना काल में प्रभावित स्कूली बच्चों से पढ़ाई के दबाव में दी गई राहत। राज्य में शिक्षा विभाग ने स्कूलों के सिलेबस में कटौती की है। कोरोना काल में लंबे समय तक शिक्षण संस्थान बंद रहने से ये फैसला लिया गया है। स्कूली सिलेबस में 30% की कटौती कर दी गई है और शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कटौती के आदेश दिए हैं। एनसीईआरटी के स्तर से भी सिलेबस में कटौती मान्य होगी। तो साल 2020 और 21 के शैक्षिक सत्र में इस आधार पर गृह और बोर्ड की परीक्षा
परीक्षाएं होंगी। तो साल 2020 और 21 का जो शैक्षणिक सत्र होगा उसी आधार पर गृह और बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। तो 30% का जो सिलेबस है वो कम कर दिया गया है सभी छात्रों के सिलेबस से। तो पर्यटन और ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाना जाने वाला उत्तराखंड, जिसमें 4 धाम यात्रा रूट पर भी शौचालयों की ठीक से व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में न सिर्फ लोकल यात्रियों को बल्कि बाहर से आने वाले तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसका जीता जागता उदाहरण ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ने वाला पहला स्टेशन व्यासी है। ऋषिकेश से 32 किलोमीटर की दूरी पर पड़ने वाला रमणीक व्यासी हिल स्टेशन ऋषिकेश बद्रीनाथ 4 धाम यात्रा रूट पर पड़ने वाला पहला हिल स्टेशन है, जहां पर साल 1990 से 1991 में बेहतरीन सुलभ शौचालय का निर्माण किया गया था। लेकिन यह सुलभ शौचालय 2 साल पहले ऑल वेदर रोड निर्माण के चलते ध्वस्त कर दिया गया। मगर तब से लेकर अब तक 2 सालों का समय गुजर चुका है और व्यासी में पर्याप्त मात्रा में शौचालय निर्माण की जगह होने के बावजूद भी यहां अभी तक शौचालय निर्माण की कोई कार्रवाई पर्यटन विभाग ने नहीं की है। क्षेत्रीय जनता का कहना है कि अगर इस महत्वपूर्ण हिल स्टेशन पर सुलभ शौचालय का तत्काल निर्माण करने की कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आर्बिटर रोड में जितने शौचालय पड़ रहे थे, खासतौर से 82 का शौचालय, क्योंकि उनके नॉर्म्स है, उसके ये भी भारत सरकार की योजना आर्बिटर रोड है और पर्यटकों के लिए है, तो वो उसमें तोड़ दिया गया है। तो उसमें प्रयास करेंगे, अगर 82 में स्थानीय तौर पर जमीन मिलती है तो उसमें स्थायी शौचालय निर्माण अवश्य कराया जाएगा। कुछ समय लगेगा, लेकिन अस्थायी व्यवस्था के लिए मोबाइल टॉयलेट ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर 32 किलोमीटर पर ब्यासी पड़ता है। ये ब्यासी क्षेत्र है और ये पहला पड़ाव है यात्रियों के लिए ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाते वक्त। यहाँ पर मुख्य बात मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर एक शौचालय जो लगभग 1990 में बनकर के तैयार हुआ था, ऑल वेदर रोड निर्माण के कारण इसको तोड़ दिया गया, ध्वस्त किया गया। लेकिन इसकी जगह पर, जबकि यहाँ पर बहुत सारी जगह उपलब्ध है शौचालय निर्माण करने के लिए, फिर भी जो है ऑल वेदर कंस्ट्रक्शन कंपनी ने यहाँ पर शौचालय निर्माण नहीं किया है। इसको लेकर के ब्यासी के लोगों में और आसपास के क्षेत्र के ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि सरकार जो ये बात करती है, शौचालय निर्माण की बात करती है, गांव-गांव तक शौचालय बनाने की बात करती है, ऐसी जगह पर कि जहां यात्री देश विदेश से आते हैं वहां पर शौचालय नहीं है। इस तरह की स्थिति यहां पर है। उन्होंने मांग की है कि शौचालय का तत्काल निर्माण किया जाए। अगर इसका निर्माण नहीं किया जाता तो नेशनल हाईवे को हम यहाँ ब्यासी में ही चक्का जाम कर देंगे। ब्यासी नरेंद्र नगर से मैं वाचस्पति रयाल, न्यूज 1 इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देहरादून से खबर है जहां पर देवभूमि में बहेगी अब विकास की धारा। केंद्र सरकार ने कई करोड़ रुपए की धनराशि की स्वीकृति दे दी है। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति दे दी गई है और चोर पानी मुने की रेती में बनेगा स्लज मैनेजमेंट प्लांट के लिए 8 करोड़ 67 लाख रुपए की व्यय की स्वीकृति दी गई है। उत्तराखंड वन विभाग को 39 करोड़ 95 लाख की राशि की स्वीकृति मिली है और फॉरेस्ट्री इंटरवेंशन फॉर गंगा के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है। तो केंद्र सरकार का सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस राशि को स्वीकृत करने के लिए आभार भी जताया है। तो नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत ये राशि स्वीकृत की गई है और अब चोर पानी मुनि की रेती में बनेगा स्लज मैनेजमेंट प्लांट के लिए 8 करोड़ 67 लाख रुपए की व्यय राशि की स्वीकृति मिली है। तो उत्तराखंड वन विभाग को भी आपको बता दें कि धनराशि की स्वीकृति दे दी गई है और वहीं फॉरेस्ट्री इंटरवेंशन फॉर गंगा के लिए धनराशि की स्वीकृति मिली है। केंद्र सरकार ने तोहफा दिया है एक तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, जिन्होंने आभार भी जताया है। तो बता दें आपको, देवभूमि में अब विकास की धारा बहेगी और विकास के लिए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए कई करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है, जिसके लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्र सरकार को धन्यवाद भी कहा है।
डोईवाला से खबर है जहां पर नगर पालिका में नामित 4 सभासदों को यहां पर शपथ दिलाई गई है और नगर पालिका अध्यक्ष सुमित्रा मनवाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे राज्य मंत्री करण वोहरा ने नव मनोनीत सभासदों को शॉल देकर सम्मानित किया। अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह चौहान ने कार्यक्रम का संचालन किया। शपथ ग्रहण के बाद नव मनोनीत सभासद रोहित क्षेत्री ने कहा कि सरकार ने जो उनको जिम्मेदारी दी है उसका पूर्ण रूप से निर्वहन करेंगे तो सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते रहेंगे। सभासद मनोनीत होने पर मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया गया है। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जो है एक अध्यक्ष एवं सभासदों का इलेक्शन होता है, पर इसी बीच सरकार के अधिकारियों के अंतर्गत उनके द्वारा भी नामित किए जाते हैं कुछ सदस्य। इसी क्रम में हमारे यहाँ भी 4 सभासदगण जो हैं सरकार द्वारा नामित किए गए हैं, जिनका आज शपथ ग्रहण समारोह था। आप मीडिया के माध्यम से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे सदस्य के रूप में डोईवाला नगर पालिका में नामित किया। और मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि जैसे कि जब नगर पालिका का विस्तारीकरण किया गया था उसमें कई ग्राम सभाएँ सम्मिलित हुई थी, तो उसका एक ढांचा तैयार किया गया था विकास के तौर पे। मेरे ओर से सरकार और नगर पालिका के बीच में समन्वय बनाने का कार्य किया। चमोली से खबर है जहां पर हेलंग के पास बंद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे आज सुबह ट्राला फंसने से राजमार्ग बाधित हो गया है। तो राजमार्ग बाधित न होने से दोनों ओर आवाजाही बंद हो गई है और सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। यात्रियों और स्थानीय लोगों को अब परेशानियां हो रही हैं। घटनास्थल पर अभी तक एनएच का कोई भी कर्मचारी नहीं पहुंचा है, तो सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें जाम लग चुका है। हेलंग के पास बंद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे और आज सुबह ट्राला फंसने से राजमार्ग ये बाधित हो गया है। राजमार्ग बाधित होने से दोनों ओर आवाजाही भी बंद हो गई है। सड़क के दोनों ओर गाड़ियां लगी हुई है, लंबी कतारें लगी हुई हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं और यात्रियों और स्थानीय लोगों को आने जाने में परेशानियां हो रही हैं। तो घटनास्थल पर अभी तक हालांकि एनएच का कोई भी कर्मचारी इस ट्रॉला को हटाने के लिए नहीं पहुंचा है। चमोली से एक खबर है जहां पर सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ हेमकुंड साहिब के कपाट आज होंगे बंद। शीतकाल के लिए आज किए जाएंगे हेमकुंड साहिब के कपाट बंद। 8000 से ज्यादा श्रद्धालु हेमकुंड साहिब में टेक चुके हैं मत्था। कपाट बंद होने के अवसर पर हेमकुंड साहिब में लगभग 1500 श्रद्धालु मौजूद होंगे। तो विधि विधान के साथ हेमकुंड साहिब के कपाट आज बंद किए जाएंगे। गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने कपाट बंद करने की पूरी तैयारी कर ली है। तो वहीं लक्सर कोतवाली पुलिस ने नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसने के लिए क्षेत्र में लगातार चेकिंग अभियान चला रखा है और इसी कड़ी में लक्सर पुलिस ने स्मैक तस्कर एक बाइक सवार युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक से 10 ग्राम से भी ज्यादा स्मैक और इलेक्ट्रॉनिक तराजू समेत नकदी बरामद की गई है और इसी कड़ी में पुलिस ने युवक के खिलाफ स्मैक तस्करी से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस चौकी द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही थी, तो सुल्तानपुर में बेगम पुल पर चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध अवस्था में मोटरसाइकिल पे आता हुआ एक युवक दिखाई दिया। पुलिस को देख के वो वापस लौटने की कोशिश में भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसको दबोच लिया। तो पुलिस ने जब उसके भागने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसके पास थोड़ी सी स्मैक है। तो पुलिस द्वारा फिर राजपत्रित अधिकारी को बुलाया गया मौके पर और राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में उसकी तलाशी ली गई। तो उसकी जेब से 10.19 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और जिस व्यक्ति से बरामद हुई है उसका नाम सरफराज पुत्र नवाब निवासी सुल्तानपुर है और उसको फिर अब अग्रिम कार्रवाई के लिए माननीय न्यायालय के पेश किया जा रहा है। पुलिस चौकी द्वारा 18 महीने में रकम दोगुनी करने का लालच देकर कोटद्वार के हजारों लोगों से करोड़ों की ठगी का एक मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने कोटद्वार के 4 युवकों समेत उत्तर प्रदेश के 3 व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। मामले में ठगी का शिकार हुए लोगों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं इस मामले में एसएचओ कोटद्वार नरेंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि सीपीएक्स नाम की एक कंपनी में इन्वेस्ट कर 1.5 साल में पैसा दोगुना करने का लालच देकर लोगों से पैसे ऐंठे गए। मामले की कोटद्वार पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
रिटायर्ड फौजी हैं, डिफेंस कॉलोनी कोटद्वार में रहते हैं। इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, एसटीएफ को भी दिया गया था। वहाँ पे भी उन लोगों ने इसकी पूरी जांच पड़ताल करके हमारे एक लेटर आए और ये आए और इनके तहरीर पर 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें 2-3 तो लोकल के हैं जो उनके प्रमोटर बने होंगे और 2-3 बाहर के हैं। तो जनरली इनकी मोडस ऑपरेंडी ये थी, 2017 से ये लोग आते थे, अलग अलग जगह अपना सेमिनार करते थे, लोगों को प्रलोभन देते थे कि 18 महीने में आपके पैसे दुगने हो जाएंगे। कई लोगों ने, यही नहीं कई और लोगों ने भी इसमें अपने अपने पैसे इन्वेस्ट करे और कुछ उनको किस्तें मिली, उसके बाद ये बंद हो गए। फिर लोगों ने इनसे तकाजा किया तो कि कोविड में जो लॉकडाउन हो गया, इससे ये हो गया, ये इससे तरह तरह के बहाने बनाए। जब इसमें जांच करी तो कई अनियमितता पाई गई। आरबीआई से भी मंगाया गया कि ये रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो ये कंपनियां रजिस्टर्ड नहीं है, तो इन कंपनियों के खिलाफ और इन लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है और इसमें विवेचना प्रचलित है। तो वहीं पौड़ी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब जिला प्रशासन कोरोना फ्रंट लाइन वॉरियर्स और अपने कार्मिकों की हर तीसरे-चौथे दिन में कोरोना जांच करवाएगा। दरअसल ये कदम कोरोना के खतरे को रोकने के लिए उठाए जा रहे हैं। फ्रंट लाइन वॉरियर्स जिसमें आशा कार्यकर्त्री, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी और कई अन्य कर्मी हैं जो कि अपनी ड्यूटी के वक्त कई लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, जिससे इनके कोरोना की चपेट में आने का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। वहीं मुख्यालय पहुंच रहे कई फरियादी भी कलेक्ट्रेट परिसर के चक्कर काट रहे हैं, जबकि बैंकों में भी खाता धारकों का जमावड़ा लग रहा है, जिससे कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी तक हम लोगों ने जो रोस्टर जारी किया है उसमें जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी, जितने भी ऑफिसर्स हैं, हम उनकी लगातार सैंपलिंग करा रहे हैं। और जैसे अभी कलेक्ट्रेट में लगभग सारे लोगों का सैंपलिंग हो गई है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर हम इसको रिपीट करेंगे, क्योंकि कलेक्ट्रेट ऐसी जगह है जहाँ पे मैक्सिमम लोगों का आना जाना रहता है। ऐसे ही बैंकों में हम लोग टारगेट कर रहे हैं, ट्रेजरीज में टारगेट कर रहे हैं। हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, जो ये एएनएम्स हैं, आशा वर्कर्स हैं और पुलिस के कर्मचारी हैं, तो उन सब की हम लोग सैंपलिंग करा रहे हैं। तो ये समय संयम बरतने का है और प्रिकॉशन लेने का है, और हमें चाहिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हम लोग फैलाएं लोगों तक, और इस कोविड की महामारी के संक्रमण से अपने। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।